जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और आप लोग का तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। और आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट रिवीजन सेशन, बहुत अच्छे होने वाला है। तो प्लीज लास्ट तक रहना, देखना क्लास को, मजा आएगा। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। फिर पहला सवाल सवाल कह रहा है, द एवरेज of x1, x2 and x3 is 14. Twice the sum of x2 and x3 is 30. What is the value of x1? तो कह रहा है कि कोई नंबर है, तीन नंबर, और तीन नंबर का एवरेज 14 दे रखा है। और दूसरा स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि x2 का सम ट्वाइस है, x2 और x3 का सम ट्वाइस है और वह 30 के बराबर है। तो x2 प्लस x3 बराबर 30/2, यानी कि x2 प्लस x3 बराबर 15। ये निकल के आ गया। अब यहाँ से ये वाला लाइन देखते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 बराबर 14। ये दे रहा, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 का वैल्यू यहाँ पे कितना दे रखा है, निकल के आया 15। तो यहाँ पे 15 पुट करेंगे, बराबर 14 तिया 42। तो x1 बराबर 42 माइनस 15 बराबर 27। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल सवाल कह रहा है, द एवरेज ऑफ टू डिजिट नंबर विच रिमेन्स द सेम व्हेन डिजिट इंटरचेंज देयर पोजीशन। सवाल कह रहा है कि दो डिजिट का नंबर है, अगर उसको हम चेंज करेंगे ना, उसका पैलेस को इंटरचेंज, तो वो बदलेगा नहीं, सेम रहेगा। उसका एवरेज पूछ रहा है, तो पहले हम समझेंगे कि वैसा कौन कौन सा नंबर है। तो पहले ये समझेंगे कि 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 और एक 99। और इस क्वेश्चन को हम दो तरीका से बना सकते हैं। एक तो फॉर्मूला से, दोनों फॉर्मूला से, ये एक लंबा मेथड से, एक शॉर्ट मेथड से। मैं दोनों बताता हूँ। यहाँ पे देखो, ये एक्चुअल में एक एपी की तरह काम कर रहा है, एपी की तरह, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। इसका डिफरेंस देखो भाई मेरे, सबका सेम है। तो हम यहाँ से इसका एवरेज निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट टर्म को ऐड करो और लास्ट टर्म को ऐड करो, अपॉन में 2 कर दो। एक तो ये, तो फर्स्ट टर्म कितना है 11 प्लस लास्ट टर्म कितना है 99 बट्टा में 2, तो 110 बट्टा 2 यानी कि 55। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दूसरा से ये सब का ऐड करो, ये भी कर सकते हैं हम। तो 111 प्लस 99 110, एक 22 प्लस 88 110, 33 प्लस 73 110, 44 प्लस 67 110। यानी कि 110 कितना बार आया है, तो 4 बार। तो 110 को 4 बार मल्टीप्लाई, अब प्लस ये जो 55। और टोटल नंबर भाई मेरे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बट्टा 9 कर दो। तो 440 प्लस 55 अपॉन 9, तो 595 अपॉन 9, इसको कर दो भाग, तो आएगा 55। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोनों तरीका से कर सकते हो, मैंने दोनों बता दिया। आइए अगला सवाल पे। सवाल कह रहा है, द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 7, द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 3 number of them is 5. What will be the average of remaining number? रिमेनिंग नंबर का एवरेज पूछ रहा है। तो पहले 6 नंबर का सम निकाल लेते हैं। तो 6 मल्टीप्लाई 7 42। उसके बाद 3 नंबर का 5 दे रखा है, उसका सम 3 गुने 5, तो 15। तो रिमेनिंग 3 नंबर कैसे निकालेंगे, रिमेनिंग 3 नंबर
तो 42 माइनस 15 27, यही तो है। अब इसका एवरेज पूछ रहा है, तो 27 अपॉन 3 कर दो एवरेज निकालने के लिए, तो 9 27। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए अगला सवाल करते हैं। सवाल कह रहा है, द सम ऑफ ट्वाइस अ नंबर एंड 3 टाइम्स ऑफ 42 इज 238। व्हाट इज द सम ऑफ थ्राइस द नंबर एंड 2 टाइम्स ऑफ 42। तो सवाल समझना, चॉइस ऑफ अ नंबर, नंबर मेरे को पता नहीं है, हम मान लेते हैं एक्स। तो चॉइस अ नंबर, उसका सम 3 टाइम्स ऑफ 42 यानी कि 3 गुना 42 बराबर 238। तो 2x प्लस 42 तिया 6 126 बराबर 238। तो x बराबर 238 माइनस 126 अपॉन 2, तो कर दो भाई मेरे, निकल के आएगा x बराबर 126 में घटाओ 238 को, तो 2 1 1 बटा 2, तो 5 और 6 यानी कि 56। x का वैल्यू 56 आ गया। व्हाट इज द सम ऑफ थ्राइस द नंबर, थ्राइस द नंबर और 2 टाइम्स ऑफ 42, 2 टाइम्स ऑफ 42 यही तो पूछ रहा है। अब x का वैल्यू पुट कर दो, तो 56 प्लस 42 दूनी 84, तो 56 तिया 18 168 प्लस 84 निकल के आएगा 252। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं अब। अच्छा सवाल है ये। सवाल कह रहा है 3 का पावर 2x माइनस वाई, फिर 3 का पावर प्लस वाई बराबर रूट 27। व्हाट द वैल्यू ऑफ वाई इज, वाई का वैल्यू पूछ रहा है, और मैं ये चाहता हूँ ये आपके लिए होमवर्क हो, ये आपके लिए होमवर्क हो। ओके, आ जाओ अगला सवाल, ये आपके लिए होमवर्क है, प्लीज इसको सॉल्व करना, रिक्वेस्ट है आपसे। सवाल कह रहा है अगला, इफ द न्यूमरेटर, अरे यहाँ पे गलत हो गया, ओ आर होगा यहाँ पे, एफ नहीं आर होगा, ऑफ अ नंबर, न्यूमरेटर ऑफ अ नंबर, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, फ्रैक्शन बी इंक्रीज बाय 15% एंड इट्स डिनोमिनेटर इज डिमिनिश्ड बाय 8%। मान लो टोटल 100% है, टोटल मान लो 100%, ठीक है, और फ्रैक्शन मेरे को पता नहीं है, तो फ्रैक्शन मान लेते हैं, फ्रैक्शन मान लो x अपॉन वाई। सवाल जो कह रहा है वो पुट कर दो, इंक्रीज 15% यानी कि 100 में 15 जोड़ेंगे तो 115। अब डिमिनिश मतलब घट जाएगा, यानी कि 100 में 8 घटा दो 92%, डिमिनिश। ओके, पूरा नहीं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, इज 15/6 पुट कर दो भाई मेरे, मेरे को पता नहीं है, तो 115% ऑफ एक्स वाला लगाओ, यानी कि 115x अपॉन 92 वाई बराबर 15/6। इसको मैं थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ, यहाँ पे अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x बटा वाई बराबर 15/16 गुना 92/115 जी। तो 15/16 गुना 92/115, इसको कर दो 5 से काटो 3, और ये 23, ये 23
चौके 92, 4 एकम 4, 4 चौके 16, यानी कि x अपॉन y 3/4 ये हमारा ओरिजिनल आंसर होगा। ये ओरिजिनल फ्रैक्शन होंगे, यानी कि ओरिजिनल फ्रैक्शन जो निकल के आएगा वह 3/4 ये आंसर होगा। ओके, अगला सवाल। सवाल कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ नंबर फ्रॉम 8 to 70 have a square that in the digit 1। ऐसे कितने नंबर हैं जिसका स्क्वायर करने पर उसका जो पहला डिजिट होगा वह 1 आता हो, यानी कि यूनिट प्लेस जो लास्ट में खत्म हो। ठीक, तो ऐसे पहले नंबर हम समझ लेते हैं कितना होगा। तो 1, 9, 11, 11 के बाद 19 का स्क्वायर करेंगे तो 21, 21 23 का नहीं, 29, 29, 31, 35 तो नहीं, 39, 41, 49 और एक 51, 59, 59, 61 और एक 69 ये होगा। इतने सारे नंबर हैं जिसको स्क्वायर करोगे ना तो उसका जो यूनिट प्लेस होगा 1 होगा, यानी कि जो इंड होगा वो 1 से इंड होगा। तो कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल नंबर कितने हैं भाई मेरे? 14। परसेंट पूछ रहा है तो टोटल कितना है और इंक्लूड करेंगे 1 to 70, यानी कि 1 और 70 भी इंक्लूड करेंगे, यानी कि टोटल 70 नंबर और गुना 100 परसेंट निकालना हो ना। तो 0 0 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि 20% निकल के आया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल, इंग्लिश का सवाल है। इसमें से बताना कि इसका मीनिंग जो है वो क्या है। हार्मोनी का मतलब होता है कि मतलब एक पीसफुल एग्रीमेंट, मतलब शांतिपूर्वक समझौता, मतलब लोग पीसफुल के साथ रहते हो, है ना। यानी कि स्टेट ऑफ पीसफुल एग्रीमेंट, स्टेट ऑफ पीसफुल एग्रीमेंट, एकदम शांति से अपना जीवन बिताना चाहते हो, शांति से बात करना चाहते हो, वही सच। अब पढ़ते हैं कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट तो होगा नहीं भाई मेरे, क्योंकि इसका उल्टा हो गया अपोजिट, तो पहला वाला गया हवा में। तो एग्रीमेंट एंड कंकर्ड ये सही होगा, यानी कि ओनली टू आंसर सही हो जाएगा। ओके, अगला सवाल, जेनरसिटी का मीनिंग। इसका मतलब होता है कि यार दूसरे के प्रति काइंड होना, दयालु पूर्वक, दयालुता दिखाना, है ना, हेल्पफुल होना। यानी कि इसका मतलब होता है इधर, इसका मतलब होता है बीइंग काइंड, एकदम दयालु होना, एकदम इनोसेंट सा बंदा बनना। हेल्पफुल होना, हेल्पिंग टू अदर, हेल्पिंग टू अदर, एकदम हेल्पिंग नेचर हो, है ना। जेनरस हो, जेनरस, और जेनरस से पता ही लगता है जेनरस। तो आइए ऑप्शन पढ़ा जाए। द क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड, ये देखो पहला पहला ही आ गया। दूसरा पढ़ते हैं, द क्वालिटी ऑफ बीइंग एस्टिंट, ये तो एंटोनिम्स हो गया, ये होगा नहीं सेकंड वाला ऑप्शन। तो ओनली ए, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सेनेरिटी, सेनिरिटी का मतलब होता है कि एकदम शांत पूर्वक होना, शांति शांति, ओम शांति की तरह, ओम शांति जैसा नहीं, मतलब शांति रहना, डिस्टर्ब नहीं होना, नॉट डिस्टर्ब, एकदम डिस्टर्ब पर्सन नहीं हो। कोई तुमको, तुम जैसे एग्जांपल बताता हूँ, तुम मार्केट गए अपने दोस्त के साथ और तुम्हारा एक दोस्त बोला कि यार मैं आता हूँ थोड़ा देर में, और तुम्हारे जस्ट बगल में बर्गर का दुकान है और तुमने बर्गर खाना स्टार्ट कर दिया खरीद के,
और तुम चाहते हो कि मैं बिना डिस्टर्ब किए हुए खाऊं, तो वहां पे ये वर्ड का यूज होगा, जेनरेटिंग। नॉट डिस्टर्ब, एकदम पीसफुल, पीसफुल। आइए ऑप्शन को पढ़ा जाए। द स्टेट ऑफ बीइंग क्लैम एंड पीसफुल, ये होगा। ऑप्शन बी वाला पढ़ते हैं, द स्टेट ऑफ बीइंग एग्रीगेटेड एंड डिस्टर्ब, ये तो नहीं हुआ, ये तो एंटोनिम्स हो गया। तो यानी कि ओनली ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए। अगला सवाल, इंट्रीगेटिव। इंट्रीगेटिव का मतलब होता है भाई मेरे, मॉरल होना, मतलब ऑनेस्ट होना, बेईमानी नहीं करना, बेईमान नहीं होना, अपने प्रति जो आप जो किसी का मॉरल है, किसी का प्रिंसिपल है, उसको भंग ना करना। जैसे मान लो कि हमारा स्टूडेंट का काम क्या होता है, पढ़ाई करना है या ना। तो उसका क्या है, इंटरोगेटिव, स्टडी करना। अब जैसे दर्जी का काम क्या हो सकता है, सिलाई करना। पुलिस का काम क्या होगा, लॉ को पीसफुल मेंटेनिंग, पीसफुल लॉ को, है ना। ड्राइवर का काम क्या होगा, ड्राइव करना कार को। तो आइए, ऑनेस्ट होना। तो पहला ऑप्शन, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रांग मॉरल प्रिंसिपल, तो ये हो जाएगा बी पड़ता है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड मॉरली करप्ट, मॉरली करप्ट नहीं, ऑनेस्ट, मॉरली ऑनेस्ट, यानी कि ओनली ए ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल की तरफ बढ़ा जाए। टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब क्या होता है ना, कि मतलब झूठी दुखी दिखाना, मतलब कि ए फॉल्स ऑफ, ए फॉल्स डिस्प्ले ऑफ सॉरो। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मतलब बचपन में ऐसा करते थे ना, कि जब स्कूल स्कूल नहीं जाने का मन होता था, तो हम लोग मम्मी को क्या बोलते थे, यार मम्मी आज पेट दर्द कर रहा है, मम्मी आज बुखार सा लग रहा है, मम्मी आज माथा दर्द कर रहा है। तो ऐसा फॉल्स डिस्प्ले करते थे ना, मतलब ऐसा वैसा हो रहा है। तो वही बात। तो अब ऑप्शन, ऑप्शन को समझते हैं पहले। टू विप प्रूफुजली, इसका मतलब होता है क्राई हेवनली, क्राई हेवनली। टू प्रीपेंड, प्रीटेंड ग्रिफ, इसका मतलब होता है फॉल्स डिस्प्ले ऑफ सॉरो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब ये समझते हो, टू ग्रीव सीरियसली, इसका मतलब होता है यार सीरियस होना, दिखाना, है ना। उसके बाद ये टू मॉक समथिंग, इसका मतलब होता है कि यार किसी को चिढ़ाना, टू टीज, और क्या कहते हैं ना, डिस्टर्ब करना, मजाक बनाना। ओके, टू टीज समवन, समथिंग, समवन, ये सब करते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल की तरफ बढ़ो। बाय पुटिंग टू एंड टू टुगेदर, इसका मतलब ये होता है कि यार कोई भी मतलब लॉजिकल कंक्लूजन निकालना, जिसका कोई पता पता है नहीं। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग खाली दिमाग बैठे रहते हैं और सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ तो सोचते ही रहते हैं। हाँ, तो मतलब वहां पे लॉजिकल कंक्लूजन निकालते रहते हैं। जैसे होता है ना कि कोई भी स्टूडेंट ये बैठता है और सोचता रहता है कि यार क्या होगा मेरा, अगर मैंने मैंने एग्जाम पास नहीं किया तो क्या होगा। लॉजिकल कंक्लूजन खुद के बारे में निकालते हैं, है ना। तो समझ, अब ऑप्शन करते हैं। टू मिक्स सेवरल थिंग्स, ये भी नहीं होगा। टू मेक ए अर्थमेटिकल कैलकुलेशन, ये तो होगा ही नहीं। टू कीप पीपल इन पेयर, ये भी नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूट फ्रॉम गिवन फैक्ट, ये होगा। इसका मैं बता देता हूँ। ड्रॉ ए लॉजिकल कंक्लूजन, ड्रॉ अ लॉजिकल कंक्लूजन,
ओके, अगला सवाल, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर, यानी कि जब ये तो इजी सा है। बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर का मतलब होता है पर्सन ऑफ सेम कैरेक्टर। डी, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, बच्चा बच्चा को पता है। अगला सवाल, टू फाइट टूथ एंड नेल, एकदम पूरी अपनी जी जान लगा देना, एकदम जान लगा देना, जान लगा देना, जो भी चीजें हो। जैसे कोई भी एक एस्पिरेंट है, उसका लास्ट अटेम्प्ट है, वो अपना एकदम पूरे जी जान लगा देता है, मतलब पॉसिबल एफर्ट अपना लगा देता है कि उसको पाने के लिए, उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए वो अपना पॉसिबल एफर्ट लगा देता है, एकदम जितना हो सके उतना। तो आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। टू फाइट अ लूजिंग बैटल, नहीं भाई। टू फाइट हीरोइकली, ये भी नहीं। टू फाइट प्राउडली, ये भी नहीं। टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कुछ सीखे होंगे जरूर, और आप लोग को धन्यवाद करता हूँ देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों में से बहुत सारे सब्सक्राइब नहीं करते हो, देख लेते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज कर लीजिएगा, ताकि अगला क्लास आपको मिस ना हो। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद एवरी